असल दोस्तों, नासा की तरफ से जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई सबसे पहली फोटोज को लगभग आज से 2 साल पहले पब्लिक के सामने लाकर रख दिया गया। बहुत ही दिलचस्प इल्म बताने और दिखाने वाली इन फोटोज ने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। इन सब फोटोज में एक ऐसी फोटो है जो यूनिवर्स की सबसे पुरानी झलक दिखाती है। इसी तरह इसी टेलीस्कोप से ये पता चलता है कि एक ऐसा एक्सोप्लैनेट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है जिसमें H2O यानी पानी मौजूद है। दोस्तों, आप जानते हो कि H2O ज़मीन यानी अर्थ के अंदर पाया जाता है, लेकिन एक नई दरियाफ्त के मुताबिक अर्थ के अलावा वो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर H2O यानी पानी मौजूद है। तो आइए इस वीडियो के अंदर एनालाइज करते हैं और इसको एवेल्युएट भी करते हैं। The largest and most powerful space science telescope ever built. Every image is a new discovery, and each will give humanity a view of the universe that we've never seen before. And so the Webb is able to look at the formation of the first stars and the first galaxies. So the Webb is tremendously exciting. Light from other worlds, orbiting stars far beyond our own. It's astounding to me when I read this. $10 बिलियन का खर्चा लगा जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। 25 इयर्स का अरसा लगा टेलीस्कोप को डिज़ाइन करने के लिए। और जिस जगह ये टेलीस्कोप मौजूद है वो काफ़ी लो टेम्परेचर को ऑपरेट कर रही है इस वक्त खला के अंदर। दोस्तों, आज से 2 साल पहले जब ये ऑपरेट कर रही थी सबसे लो टेम्परेचर, यानी कि मान लो कि -266.75 सेल्सियस का टेम्परेचर जो इतना कम है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से सिर्फ 7 सेल्सियस ऊपर है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का टेम्परेचर होता है -273 सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, ये वो एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे ठंडक भी ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप का टेम्परेचर खला में इस वक्त इतना है। बाकी टेम्परेचर को ऑपरेट करने के लिए ये टेलीस्कोप अर्थ के गिर्द गर्दिश नहीं करती जिस तरह की हबल स्पेस टेलीस्कोप करता है, बल्कि ये सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। सन के करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक पॉइंट है जिसे L2 के नाम से जाना जाता है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप अर्थ की छाया में रहता है, इसीलिए ये ठंडा है और इसी तरीके से ये रहता है कि सन के गिर्द वो घूमता रहे, जिस तरह आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। बची हुई धूप को बचाने के लिए एक खास किस्म की सनशीट लगाई जाती है जो एक टेलीस्कोप के साइज जितनी बड़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि इस टेलीस्कोप में फोकल लेंथ कितनी है? एक आम DSLR कैमरा की फोकल लेंथ होती है यूजुअली 24, 35, 50 मिलीमीटर के लगभग, इसी के आसपास ही होती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की फोकल लेंथ उस आम कैमरे की बनिस्बत 2500 गुना ज़्यादा होती है। 131.4 मीटर्स, मैं मिलीमीटर की बात नहीं कर रहा, 131.4 मीटर्स तक इसकी फोकल लेंथ होती है। दोस्तों, इसका जो मेन मिरर होता है उसका वज़न है 750 किलोग्राम। इसके पहले एक चीज़ को एनालाइज करना लाजमी है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अलग अलग EM वेव्स अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं। दोस्तों, इसी में छोटा सा स्पेक्ट्रम होता है जिसका नाम विजिबल लाइट है, जो हम अपनी आम आंखों से देख सकते हैं। इसकी वेवलेंथ होती है 0.38 से 0.7 माइक्रोमीटर के दरमियान तक। इस वेवलेंथ के अंदर 7 डिफरेंट कलर होते हैं: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब रेड से बड़ा जो होता है, रेड से बड़ी जो चीज़ होती है उसे कहते हैं हम इंफ्रारेड। जिस वेवलेंथ में ये जेम्स वेब टेलीस्कोप फोटोज़ को कैप्चर करती है वो है जी इंफ्रारेड वेवलेंथ, ठीक है, जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो है 0.6 to 28 माइक्रोमीटर्स। इस इंफ्रारेड पोर्शन का फ़ायदा ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट को आर पार बड़े क्लीन व्यूज़ के ज़रिए देख सकते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो वो चीज़ों को ज़रा एवेल्युएट खुल के क्लियर करके दिखा देती है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप में 2 किस्म के कैमराज पाए जाते हैं। नंबर 1 नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी नीरी कैम, ये छोटी इंफ्रारेड वेवलेंथ को कैप्चर करने की सलाहियत रखता है। नंबर 2 मिरी कैम, ये थोड़ी बड़ी वेवलेंथ को कैप्चर करने की सलाहियत रखता है। एक फ़ोटो आपके सामने आती है जिसमें आप देख पा रहे हो इस वक्त नीरी कैम से ली गई फ़ोटो है। ये काफ़ी वायरल भी हुई थी और सेम फ़ोटोज़ मिरी कैम से भी ली गई। ये वही फ़ोटो है जो मिरी कैम से ली गई, ये वही फ़ोटो है जो
नीरी कैम से ली गई। लेकिन एक ही फ़ोटो मुख्तलिफ क्यों देख पा रहे हो आप इस स्क्रीन के ऊपर? वो इसलिए क्योंकि मेरी कैम की जो वेवलेंथ है उसकी ज़्यादा है, इसीलिए डस्ट क्लाउड इसमें क्लियर नज़र आ रहे हैं नीरी कैम के बनस्बत। इस फ़ोटो में आपने कोई चीज़ एनालाइज की होगी लाजमी। दोस्तों इस फ़ोटो में बेसिकली आप दो सितारों को मरता हुआ, ख़त्म होता हुआ, तबाह होता हुआ देख पा रहे हैं। आपको एक ज़्यादा चमकीला तारा नज़र आता है राइट साइड पे, जिसका नाम अर्ली स्टार है, मीन कि वो अभी वजूद में आ रहा है। और जो दूसरा तारा आप देख पा रहे हैं लेफ्ट में, इसका डाइंग स्टार है, इसका मतलब ये अभी मर रहा है। इससे जो गैसेस और डस्ट पैदा होती हैं इसको कहते हैं हम प्लैनेटरी नेबुला, क्योंकि ये दोनों स्टार एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। जिस तरह हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं पानी के अंदर, बिल्कुल इसी तरह ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी शेप इसी तरह बन गई है दोस्तों। अब मेरी कैम की फ़ोटोज़ में ये दो स्टार्स आपको ज़्यादा क्लियर दिखेंगे। अब अगर आप तारों के ख़त्म होने के बारे में हैरान हो रहे हैं तो मैं आपको ये बात समझा दूं, जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है, फिर वो लड़का बनता है, फिर वो आदमी बनता है, नेक्स्ट फिर वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, फिर वो मर जाता है। इसी तरह लाइफ साइकिल आप देखते हो स्टार्स के दरमियान भी। हमारा जो स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वो है सन। 4.6 बिलियन ईयर्स एगो वजूद में आया था साइंटिस्ट के मुताबिक। अभी ये इस वक्त जवान है और ये एक लम्हे पे बूढ़ा होगा और ये भी तमाम सितारों को अपने जो जितने भी सितारे हैं उनको ख़त्म करेगा। ये बात साइंटिस्ट की तरफ से प्रूव की गई है। इस वक्त सन मेन स्क्वीज के मरहले के अंदर है, फिर वो रेड जेंट में के मरहले में जाएगा, फिर वो प्लैनेटरी नेबुला की सूरत में आएगा, फिर वो वाइट ड्वार्फ, फिर दी एंड, यहाँ तक। अब बात इस पॉइंट पर करते हैं कि नासा की जानब से की जाने वाली सबसे पहली फ़ोटो जो मैंने आपको स्क्रीन पर मैं अभी आपको दिखा पा रहा हूँ, ये सबसे हिस्टोरिकल फ़ोटो समझी जाती है। ये 13.1 बिलियन साल पहले की झलक दिखा रही है कायनात की। अमेरिकन सदर का इस फ़ोटो देखने के बाद क्या बयान था कि उन्होंने ये कहा कि ये एक नई विंडो है यूनिवर्स के अंदर। Window into the history of our universe. And today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window. हमें गैलेक्सी देखने को मिलती है जिसका नाम है DFS 0723, जिसका फुल फॉर्म है डीप फाइल्ड स्मैश 0723 नीरी कैम। इस चीज़ को DFS 0723 को कैप्चर करने में लगभग 12.5 आवर्स यानी 12.5 घंटे लगे थे इसको कैप्चर करते हुए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक क्लिक किया फ़ोटो बन गई, इसमें पूरे 12.5 घंटे का टाइम लगा था। तो अब ये देखते हैं दोस्तों, इस फ़ोटो में जो रेड गैलेक्सीज आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली बहुत दूर पाई जाती है। अब जो आप फ़ोटो देख पा रहे हो ये है स्टेफन क्वाड्रेंट की। ये बेसिकली 5 गैलेक्सीज का एक क्लस्टर है। जो लेफ्ट वाली गैलेक्सी है वो 40 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, जो बाकी की 4 है वो 290 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। तो अब आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वाली गैलेक्सी है वो ज़्यादा HD नज़र आ रही है इस फोटो में। अब ये 5 गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब हैं और साइंटिस्ट इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं कि ये जब करीब आती हैं तो क्या होता है, वो ये देखना चाहते हैं। अब एक ऐसी फ़ोटो जिसमें स्टार्स का जन्म होता है, उसमें ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं इस वक्त, इनका नाम कॉस्मिक क्लिप्स रखा गया साइंटिस्ट की तरफ से। एक्चुअली ये फिर से एक नेबुला ही है। नेबुला का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ गैसेस क्लाउड्स की सूरत में आती हैं और एक स्टार जन्म लेता है जिसे, और वो स्टार किस तरह जन्म आता है, स्टेलर्स नेबुला की स्टेज से। इसमें रेड डॉट्स को ग्रोइंग इन्फेंट स्टार्स कहा जाता है। इनका जन्म हो रहा है दोस्तों, इस वक्त आप वीडियो में देख पा रहे हो। एक बार अब ये आप देख लीजिए स्पेक्ट्रोग्राफिक डाटा के बारे में हम अभी बात करते हैं। उसके हवाले से एक चीज़ सामने आई, प्लैनेट WASP 96b। जी हाँ, ये दोस्तों एक सियारा है, ये एक्सोप्लैनेट है। वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ के सिवा पानी रखता है। ये वही प्लैनेट है दोस्तों जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे सवाल किया था। तो इसमें ये जो सियारा है वो है 1150 लाइट ईयर्स अवे हमारी गैलेक्सी से। दोस्तों एक्सोप्लैनेट के नाम से आप हैरान हो रहे होंगे, मैं आपको बताऊं क्या होता है ये। एक्सोप्लैनेट वो चीज़ है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पाई जाती है, वो एक्सो हो जाती है।
जेम्स वेब टेलीस्कोप पर 2 कैमरास के अलावा एक और चीज होती है निरीस। इसका शॉर्ट फॉर्म है निरीस, इसका लॉन्ग फॉर्म है जो नियर इंफ्रारेड इमेजर एनालिसिस स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ इसका मकसद ये होता है कि अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी को मालूम करता है। ये निरीस ने करीब 6.5 घंटे तक इस WASP 96b प्लैनेट से आने वाली लाइट्स को मेजर किया और इसका नतीजा ये ग्राफ है, आपके सामने है। और मालूम हुआ कि उस प्लैनेट से ये H2O यानी पानी है, इस वक्त इसके अंदर पानी है। अब आप सोचेंगे कि एक लाइट की मदद से आप ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी प्लैनेट के ऊपर पानी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस बात को ऐसे एवेलुएट इस तरह जवाब देता हूँ। इसका जवाब ये है कि लाइट में हर किस्म के कलर की अपनी वेवलेंथ होती है और हमें आसपास की दुनिया इतनी रंग बिरंगी क्यों नज़र आती है, यह सारा खेल उन वेवलेंथ का भी है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ, पेड़, दरख्त और पत्ते हमें ग्रीन क्यों दिखते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम की बाकी तमाम लाइट्स में मौजूद कलर्स को पत्ते एब्जॉर्ब कर सकते हैं, माँ सिवाय ग्रीन पिगमेंट के, तभी हमें पत्ते ग्रीन ही दिखते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि पानी हमें ब्लू क्यों नज़र आता है, ये वही वजह है जो मैंने पेड़ में बताई, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कलर्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए पानी में सलाहियत होती है, सिर्फ एक की नहीं होती जो है ब्लू, इसीलिए वाटर हमें ब्लू दिखता है। अब अगर इस लॉजिक को रिवर्स में एनालाइज किया जाए तो स्पेक्ट्रोग्राफ के ज़रिए जो पैटर्न चार्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसकी मिसाल हम WASP 96b प्लैनेट्स के साथ जोड़ते हैं। अब जो लाइट WASP 96b से आ रही थी वो GW टेलीस्कोप ने उनको कैप्चर किया, ग्राफ बनाया गया और ये मालूम किया गया कि कौन कौन सी वेवलेंथ कितनी ब्लॉक हो रही हैं। साइंटिस्ट को इस बात का इल्म था कि कौन कौन सी वेवलेंथ इतनी ब्लॉक होंगी तो इतने मॉलिक्यूल से इतनी लाइट आएगी। तो ये चार्ट आपको दिखा पा रहा है कि जो एक्स एक्सिस है उस पे जो आप देख पा रहे हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, और वाई एक्सिस के ऊपर आप देख रहे हैं अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक के, कितनी लाइट ब्लॉक हो चुका है। तो साइंटिस्ट को इस तरह मालूम पड़ा कि यहाँ पे H2O है, यानी पानी मौजूद है इस प्लेनेट पे। अब यहाँ तक आपको दोस्तों पता लग गया होगा कि किस तरीके से लाइट से पता लगाया जा सकता है कि किसी प्लेनेट के ऊपर पानी है या नहीं है। इस एक्सोप्लैनेट WASP 96b के अंदर पानी इस वक्त मौजूद है और अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाओगे कि हाँ वो कौन सा अर्थ के अलावा एक ऐसा प्लैनेट मौजूद है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है और वो हाईली पोटेंशियली हैबिटेबल जोन के अंदर मौजूद है इस वक्त। अभी तक मुझे दीजिए आप इजाज़त। नेक्स्ट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लोगों तक शेयर करें, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें